ओके, केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नॉमनक्लेचर पढ़ना शुरू किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि नाम कैसे बनाएं, नाम वगैरह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के किस तरह से लिखने हैं हमें। और हमने एक टेबल बनाई। टेबल में अगर टेबल क्या थी, जो रूट वर्ड्स हैं नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए, एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट। तो इस तरह से ऑक्टेन, नॉन डेक। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल लिया। ये टेबल यूज़ की जाती है अगर मान लो हमें रूट वर्ड्स यूज़ करने हो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। अब नेक्स्ट आगे और रूल्स और पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका फंडामेंटल जो कॉन्फ़िगरेशन या फंडामेंटल जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कंपोनेंट्स, कंपो कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, उसके घटक क्या क्या हो सकते हैं। हिंदी में कार्बनिक यौगिक के घटक, कार्बनिक यौगिक के घटक, यानी कि वो किस किस से मिलके बना हुआ होता है। इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कोई एग्जांपल है CH3, CH2, CH, CH2 और यहाँ पे CH3 लगा दिया। यहाँ पे CH है, यहाँ पे फिर कोई CH3, CH2 लगा दिया। यहाँ पे कोई CH2 है, यहाँ पे कोई हो गया OH। ठीक है, तो ये जो इस तरह का मान लो कोई स्टैंडर्ड मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस स्टैंडर्ड एग्जाम्पल में अलग अलग कंपोनेंट है। जैसे जो लॉन्गेस्ट जो कार्बन का जो ग्रुप होता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये इस तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन का एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है। इस ग्रुप को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पेरेंट चेन। सर ये ये जो थोड़ी है, पार्ट है। ये थोड़ी है तो सर। कौन सी है बता। सर वो जो ऊपर से आ रही है। लेकिन ये मेन फंक्शनल ग्रुप को लेंगे ना साथ में, तो ये कहलाती है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन मुख्य श्रृंखला बोलेंगे इसको, मुख्य श्रृंखला। ठीक है, इसके साइड में जो अटैच्ड होते हैं इनको बोलते हैं ब्रांच चेन। ये कहलाता है ब्रांच चेन। ठीक है, ब्रांच में भी चेन बन सकती है, जैसे इसमें चेन बनी हुई है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन बोलते हैं, ब्रांच चेन। ओके, और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे अलग से जो पड़ा है, ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो ये तो है फंक्शनल ग्रुप। तो ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट्स होते हैं, मेन चेन, पेरेंट चेन, ब्रांच चेन और फंक्शनल ग्रुप। और इन्हीं को लेते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग रूल्स बनाते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनके IUPAC जो नेम्स होते हैं, IUPAC ने जो स्टैंडर्ड नेम्स बनाने के जो रूल्स बना रखे हैं उनको फॉलो करते हुए इनके नेम्स को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के IUPAC नेम लेते हैं। IUPAC नेम्स, IUPAC नेम्स फॉर एल्केन। ठीक है, तो एल्केन क्या होते हैं। पहली बात तो कौन से हाइड्रोकार्बन्स एल्केन होते हैं। एल्केन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, द हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स, hydrocarbons in which there is single bond,
बिटवीन कार्बन्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एकल बंध है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, एल्केन कहलाते हैं। अब एल्केन्स का जो नॉमेनक्लेचर है, नाम अगर करना है, इनका नाम लिखना है, तो सबसे पहले तो सिंपल जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स देखें, अगर मान लो सिंपल सीधी एक श्रृंखला स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, उनके नाम देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स। सीधे एल्केन्स है, स्ट्रेट चेन वाले एल्केन्स है, तो उनका नॉमेनक्लेचर लेते हैं। उनके नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं हम एल्केन, एल्क जो वर्ड है, एल्क वर्ड में क्या यूज कर लेते हैं? एन वर्ड यूज कर लेते हैं। ये तो हो गया रूट वर्ड, इसको बोलते हैं रूट वर्ड। जैसे एल्क में रूट वर्ड में क्या क्या आ सकता है? मैथ आ सकता है, अगर एक कार्बन है तो मैथ आएगा, 2 कार्बन है तो एथ आएगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप आएगा। इस तरह चलता रहेगा। ये तो आ गया रूट वर्ड, है ना, रूट वर्ड हो गया ये। ओके, दिस इज रूट वर्ड। और जो एन है, ये एन किसके लिए है? फॉर सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होगा। तो एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड अगर बना रहा है सारे, तो क्या हो गया? मैथ एन। एक कार्बन है, अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड के लिए। और जो रूट वर्ड के जो पीछे आता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं इसको बोलते हैं सफिक्स। और जो रूट वर्ड के आगे आएगा उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। अपन देखेंगे रूट वर्ड के आगे कौन कौन आते हैं जब नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स देखेंगे, तो उसमें रूट वर्ड के जो आगे आते हैं उनको अपन प्रीफिक्स बोलते हैं। तो सफिक्स में हमें क्या यूज करना है? एन यूज करना है। और रूट वर्ड हमें क्या यूज करना है? जो हमने टेबल बनाई थी, मैथ है, प्रोब्यूट है, वो सारे यूज करने हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसको पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स। तो इसमें एग्जाम्पल से हम और ज़्यादा समझ में आएगा हमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सारे केवल एक कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एल्क प्लस एन होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? वर्ड मैथ यूज होगा, मैथ। और मैथ के पीछे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं बात करूं C2H5 की, यानी कि मैं बात करता हूं CH3, तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम एथ वर्ड यूज करेंगे, एथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या लगा दिया? एथेन बोलेंगे इसको बोलेंगे एथेन। 3 कार्बन लें, CH3, CH2, CH3, 3 कार्बन है सारे, सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप रूट वर्ड यूज करते हैं, प्रॉप। और इसके पीछे सफिक्स क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। 4 कार्बन हो, CH3, CH2, CH2 और CH3, 4 कार्बन है सारे, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट एन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूट तो हो गया हमारा रूट वर्ड, और पीछे सफिक्स लग जाएगा एन। 5 कार्बन हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3, CH2, बीच में 5 कार्बन के लिए यहाँ पे इसको 3 टाइम्स ले लिया और इसको ले लिया CH3, तो 3 और 3, 3 ये हो गए और 2 ये 5 हो गए। तो ब्यूट के बाद में किसका नाम आएगा? पेंट आ जाएगा। पेंट तो हो गया रूट वर्ड, और रूट वर्ड के पीछे लगा देंगे एन, तो पेंटेन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से CH3 और बीच में मान लो मैं CH2 जो है वो ले लेता हूँ 4, और ये हो जाएगा CH3, तो ये कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड तो यूज करना है हेक्स, और सफिक्स लगा देंगे एन, तो हेक्सेन हो जाएगा। इसी तरह से CH3 और बीच में CH2 और 5 कार्बन ले लूँ, 5 और आगे हो जाएगा 5 और 2 7, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन के बाद क्या होता है? हेप्ट होता है, तो हेप्ट एन हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, इसी तरह से ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ठीक है, वो भी नाम हो जाएंगे। ये सारे एग्जाम्पल इस तरह से आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स है, स्ट्रेट चेन एल्केन्स है, हाइड्रोकार्बन है, उनके
नॉमेनक्लेचर हम बनाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ब्रांच चेन्ड हाइड्रोकार्बन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन्ड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन ऑब्लिक एल्केन, हाइड्रोकार्बन, और इसमें भी कौन है, एल्केन ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो तो उस केस में कैसे नाम दिया जाता है उसे समझेंगे। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर कैसे, एग्जांपल से समझते हैं कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक कार्बन, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ये तो मान लो कोई हो गया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांच निकल जाए ऐसे, है ना, यहाँ पे कोई ब्रांच निकल जाए ऐसे, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल हो गए। या फिर ऐसे कोई एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कोई कार्बन हो गया, यहाँ पे कोई कार्बन हो गया, यहाँ पे कोई कार्बन हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांचें लगी हुई है। देखो मैं केवल हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन नहीं लगे हुए, लेकिन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, आप ये एज्यूम करके चलना। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें दूसरे ब्रांचों में भी जो चेन्स होती है, ब्रांच में भी कोई अगर चेन मौजूद हो कार्बन की, तो वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए, द हाइड्रोकार्बन्स, द एल्केन्स या फिर द एल्केन्स in which additional chains of carbon is attached, additional chains of carbon is attached H as branch। तो अगर ब्रांच के रूप में अगर एक्स्ट्रा कोई कार्बन एटम्स की जो चेन अटैच है, तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाएंगे, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, आर कॉल्ड ब्रांच चेन एल्केन्स, ब्रांच चेन एल्केन्स, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इनका नाम कैसे लिखें, नाम करने के लिए इनको क्या करते हैं, देखो नॉमेनक्लेचर के लिए इनको जो ब्रांच चेन होगी हमारी एटम्स की, कार्बन एटम्स की जो ब्रांच होगी, उस ब्रांच में हमें जो मेन चेन से जुड़ा होगा, तो इसमें एक हाइड्रोजन हटके ये जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे क्या होगा, जो ब्रांच चेन होगी जब वो किसी कार्बन से जुड़ेगी, जैसे यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 और इसको लिख सकता हूँ CH2, ये है CH और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। तो जब भी कोई ब्रांच जुड़ रही है, ये आपकी ब्रांच है, मान लीजिए ये ब्रांच है, ब्रांच चेन है, और ये कोई पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है और ये ब्रांच चेन है। तो ब्रांच चेन जब जुड़ रही है, ये ले लिया ब्रांच चेन, ठीक है, और ये हो गई पेरेंट चेन, मुख्य श्रृंखला है पेरेंट चेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब ब्रांच चेन पेरेंट चेन से जुड़ती है, तो जो कार्बन उस पेरेंट चेन से जुड़ता है, तो उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन की कमी रहती है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि when a branch chain attached to parent chain, then there is reduction of one hydrogen, there is reduction of one hydrogen at the carbon which attached to parent chain, तो जो कार्बन पेरेंट चेन से अटैच होता है, उस ब्रांच चेन के कार्बन पे एक हाइड्रोजन मिस होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। हालांकि ये जो मेन है, अगर इसको
अगर पेरेंट चेन की तरह या फिर अलग से सेपरेट मॉलिक्यूल की तरह ऑब्जर्व करना हो तो ये क्या हो जाए, CH4 होता, लेकिन CH4 की बजाय क्या है, ये CH3 है, यानी कि एक हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे भी वैलेंसी पूरी कर सकते हो, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, CH3 और CH2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन की कमी है ना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कम है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई एल्केन है, हम इसका जो पेरेंट मॉलिक्यूल जो था, मान लो ये पेरेंट मॉलिक्यूल क्या था, एथेन है, ये पेरेंट मॉलिक्यूल क्या है इसका, मैथेन है। तो हम क्या करते हैं, जब एक हाइड्रोजन हटता है तो एल्केन में, जो एल्केन वर्ड था, एल्केन तो हो गया ये, मान लो हो गया पेरेंट, पेरेंट ग्रुप, ये तो हो गया पेरेंट ग्रुप, ठीक है, पेरेंट ग्रुप है। लेकिन जब इसको ब्रांच में यूज कर रहे हो, एज ए ब्रांच, ब्रांच में अगर यूज करते हो, ब्रांच में, ब्रांच ग्रुप अगर एज ए यूज करते हो तो इसमें क्या हो गया, एक हाइड्रोजन की कमी आ गई है। तो इसको क्या करेंगे, एन को हटा के क्या लगा देंगे, YLE लगा देंगे, YL लगा देंगे, एल्काइल बना देंगे इसको, एल्काइल बना देंगे, YL लगा देंगे। यानी कि हमने एन को हटा के क्या कर दिया, एन इज रिप्लेस्ड बाय YL, ठीक है। तो एन को क्या कर दिया, आइल लगा दिया, एन को आइल से रिप्लेस कर दिया, आइल लगा दिया, ठीक है, एल्काइल बोलेंगे इसको, क्या प्रोनाउंस करेंगे, एल्काइल। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे CH4 है, CH4 है, ये तो पेरेंट ग्रुप हो गया, पेरेंट मॉलिक्यूल हो गया। इस पेरेंट मॉलिक्यूल को जब ब्रांच में यूज कर रहे हैं तो ये कैसे ब्रांच में यूज होगा, एज ए CH3 सिंगल बॉन्ड ऐसे यूज होगा, एक वैलेंसी फ्री है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेथाइल। मैथेन था, ये तो है मैथेन, है ना, ये तो है मैथेन, ओके। एन हटा के ये क्या बन जाएगा, मैथाइल बन जाएगा, मिथाइल बोल दो इसको, ठीक है। जैसे पेरेंट ग्रुप हो गया CH3, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये तो है आपका एथेन, ठीक है, एथेन है। लेकिन जब इसकी वैलेंसी फ्री होगी तो ये हो जाएगा CH2, इस तरह से एक हाइड्रोजन जब हटेगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा, एन हटा के आइल लगाना है तो ये एथाइल हो गया, ठीक है। इसी तरह से CH3, CH2, CH3 है, तो ये तो है प्रोपेन, ये प्रोपेन है ना, लेकिन एक कार्बन हटाएंगे तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2 और एक वैलेंसी फ्री, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से CH3, CH2, CH2, CH3, ये तो है ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन हटेगा, वैलेंसी फ्री होगी तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2 वैलेंसी फ्री, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा। ये तो देखो हो गए बहुत ही सिंपल सिंपल से नेम, जैसे ब्यूटाइल हो गया, पेंटाइल हो गया, हेक्साइल हो गया, हेप्टाइल हो गया, ऑक्टाइल हो गया, नोनाइल हो गया, डेकाइल हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल नेम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ब्रांच चेन होती है ना, उसमें भी सब ब्रांच और हो सकती है, ठीक है, ब्रांच चेन के अंदर भी क्या हो सकता है, सब ब्रांच भी हो सकती है। जैसे एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, देयर कैन एग्जिस्ट सब ब्रांच इन मेन ब्रांच, ठीक है। मान लो जो सब ब्रांच उसमें भी क्या हो सकती है, ब्रांच हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो इस तरह से है कोई CH3, CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सब ब्रांच हो गई। जैसे ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल से मान लो मैं हाइड्रोजन हटाऊं, ठीक है। जैसे मैं शुरुआत करता हूं, प्रोपेन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रोपेन में देखो गड़बड़ क्या होगी, जैसे प्रोपेन लिया CH3, CH2, CH3,
ठीक है। तो प्रोपेन में अगर मान लो ये है प्रोपेन, प्रोपेन में अगर मुझे ब्रांच के साथ जोड़ना है तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। दो ऑप्शन देखो कौन कौन से होंगे। एक तो है मैं ये हाइड्रोजन हटा लूं और दूसरा है मैं ये हाइड्रोजन हटा लूं, है ना। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है और दूसरा ऑप्शन है कि मैं इस बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा लूं। तो देखो अगर मैं इस किनारे वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड। ऐसे बीच वाले का हटाता हूं तो ये हो जाएगा CH3 CH और CH3, ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये तो दोनों अलग अलग अपन को स्ट्रक्चर देंगे, तो अलग अलग देंगे तो इसको तो बोलते हैं सिंपल प्रोपाइल हो गया, तो इसको बोल देंगे नॉर्मल प्रोपाइल, यानी कि इसको बोल सकते हैं एन प्रोपाइल। प्रोपाइल ये क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल हो जाएगा। सिंपल प्रोपाइल है ये, है ना, सिंपली बना है किनारे के कार्बन से। नॉर्मल प्रोपाइल, एन फॉर नॉर्मल, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। यहाँ पे क्या, हाँ ई नहीं, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, देखो बीच वाले कार्बन से हट रहा है हाइड्रोजन, तो ये सिंपल प्रोपाइल नहीं है, नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है। तो इसको अपन नाम देते हैं, देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है दो कार्बन से जुड़ा होता है, इसको अपन सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन से एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री होने के कारण इसका जो नाम होता है, इसको नाम बोल देंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको आइसो प्रोपाइल भी बोलते हैं, ये ज्यादा फेमस नाम होता है, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। इसको आइसो प्रोपाइल भी नाम देते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस नाम है, ठीक है। आइसो प्रोपाइल ही यूज होता है इसमें, ठीक है। अगर बीच वाले कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और एक वैलेंसी फ्री किया तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। और एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ट्रिवियल नेम है, कॉमन नेम है, दिस इज कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है और ये कॉमन नेम ही IUPAC में भी यूज होता है, आइसोप्रोपाइल। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम पहले से बना दिए गए थे जो उनके सोर्स। कहाँ यूज होता है, तो वन प्रोफाइल ही होना चाहिए ना, या फिर सेकंड नंबर पे सेकेंडरी प्रोफाइल। देखो सेकेंडरी टर्सरी को कम यूज करके जो आइसो नियो ये वर्ड ज्यादा यूज किए जाते हैं। सर फर्स्ट मतलब जैसे नंबरिंग भी तो करते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हाँ प्रोफाइल वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए ना, तब नंबरिंग काम में लेंगे। लेकिन प्रोपाइल में आइसो प्रोपाइल काम में आ जाता है, ब्यूटाइल में भी आइसो ब्यूटाइल काम में आ जाएगा। ब्यूटाइल का लेता है जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ब्यूटाइल के केस में एक तो हो गया ब्यूटेन हमारा ये CH3 CH2 CH2 और ये हो गया मान लो CH3, तो ये है ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अब इसमें से हाइड्रोजन या तो यहां से हटा सकता हूं, ये एक ऑप्शन है, या फिर यहां से हटा सकता हूं, ये दूसरा ऑप्शन है ना। यहां से हटाता हूं, यहां से हटाता हूं, अब ये तो कोई ऑप्शन नहीं हो ना, क्योंकि यहां से हटा रहे तो ये भी वही सेम बात हो गई, यहां से हटा रहे तो वो भी सेम बात होगी, तो दो ही ऑप्शन हटाने के। तो इससे देखो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक पहली पॉसिबिलिटी मान लो यहां से हटाया तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 एक वैलेंसी फ्री, और इससे हटाया मान लो इससे ये हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH फ्री रेडिकल और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा। तो इसको तो बोलेंगे तो नॉर्मल है, नॉर्मली हटाया है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एन ब्यूटिल बोलते हैं इसको, एन ब्यूटिल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से हटाया तो 2 डिग्री कार्बन से हटाया, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी पूरा नहीं लिखते हम, सेक लिखते हैं केवल, सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है। तो ब्यूटिल से हटाया, 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री किया तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। और 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री किया गया तो वो क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटिल हो गया, एन ब्यूटिल हो गया। आई बात समझ में। अब देखो एक और ब्यूटेन में भी एक और कैटेगरी होती है। ब्यूटेन में मान लो इस तरह का कंपाउंड है CH3 CH और यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे ये हो गया CH3।
इसमें क्या 4 कार्बन नहीं है, 1 2 3 4 कार्बन है ना। तो इसका जो जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोब्यूटेन में अगर मान लो वैलेंसी फ्री करें, ठीक है, जैसे ये वैलेंसी फ्री किया तो इसको बोलेंगे CH3 CH CH3 और ये हो जाएगा CH2 वैलेंसी फ्री। आइसोब्यूटेन से ये क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल। और इसमें भी देखो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इससे हटाऊं, एक पॉसिबिलिटी तो ये, या फिर इससे हटाएं, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो इससे हटाते हैं तो ये तो नॉर्मल केस है, तो इसको क्या बोल देंगे? नॉर्मल आइसोब्यूटाइल। लेकिन इससे अगर हटाते हैं इससे, तो इससे जो वैलेंसी फ्री होगी तो बनेगा CH3 C CH3 CH3 और इस तरह से ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा है ना, अगर 3 कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन। जैसे प्राइमरी हो गया, एक कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन होता है, 2 कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी कार्बन, और 3 से जुड़ा है वो उसको क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। ठीक है, इसको टर्सरी कार्बन बोलते हैं। तो टर्सरी कार्बन से हमने क्या किया? वैलेंसी फ्री की है ना, तो इसका जो नाम बनेगा ये बनेगा टर्सरी आइसोब्यूटेन। टर्सरी आइसोब्यूटेन, क्योंकि वैलेंसी फ्री है ना, तो ब्यूटेन डाल के क्या लेंगे? उसको ब्यूटिल लेंगे, ब्यूटाइल लेंगे, ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये इस तरह से नाम लिखा जाता है। एक और कैटेगरी है पेंटेन की। पेंटेन में तो न्यू भी आ जाएगा सर। हाँ, पेंटेन में न्यू आ जाएगा। जैसे पेंटेन की बात करें, ये तो क्या है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का केस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पेंटेन का। तो पेंटेन में देखो, एक तो हो गया CH3 CH2 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 CH3। टर्सरी कार्बन होता क्या है? जो साइड के 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसको टर्सरी कार्बन बोलते हैं। द कार्बन विच इज अटैच्ड बाय नेबरिंग 3 कार्बन एटम इज टर्सरी कार्बन। और ऐसा कार्बन जो नेबरिंग 2 कार्बन एटम से जुड़ा है वो सेकेंडरी कार्बन, और ऐसा कार्बन जो नेबरिंग 1 कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो उसी से हम क्या यूज करते हैं? ये सेकेंडरी के लिए सेक और टर्सरी के लिए टर वर्ड यूज करते हैं। तो टर्सरी आइसोब्यूटिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब जैसे पेंटेन की बात करें, पेंटेन की, तो पेंटेन में अगर मान लो नॉर्मल यहां से अगर कार्बन हटता है, यहां से मान लो हाइड्रोजन हटता है, पहली पॉसिबिलिटी ये है, तो इसको हटाते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2, ये वैलेंसी हटी। तो इसको तो बोलेंगे नॉर्मल पेंटिल, एन पेंटिल, ये क्योंकि क्या है? पेंटेन है। ठीक है, ये पेंटेन है, तो पेंटेन से नॉर्मल पेंटाइल, पेंटाइल बनेगा, नॉर्मल पेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब पेंटाइल में भी देखो आइसोब्यूटाइल की भी कैटेगरी आती है। जैसे आइसोपेंटाइल की कैटेगरी आती है CH3 C CH3 H CH2 और CH2 बॉन्ड। ये कैटेगरी होती है आइसोपेंटेन की। मैं मान लो वैलेंसी फ्री ना बना के ये ले लेता हूं, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन में अगर ये वैलेंसी फ्री हो जाती है, ये वाली वैलेंसी, तो ये हो जाता है CH3 CH CH3 CH2 CH2, ये वैलेंसी फ्री, इसको आइसोपेंटाइल बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझो, आइसोपेंटाइल बोलते हैं। अब देखो इसमें ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो क्या बनेगा? ये उनके फिर अपन IUPAC नेम ही लेते हैं, उसमें फिर ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रांच के अंदर ब्रांच जो होती है उनका भी एक अलग से नॉमेनक्लेचर आता है। तो सारे अपन इनके ट्रिवियल नेम याद नहीं करने होते। जैसे आइसोब्यूटाइल हो गया, वो काम में आता है बहुत। आइसोपेंटाइल भी काम में लेते हैं,
नियोपेंटाइल जो है वो भी काम में लेंगे। नियोपेंटाइल देखो क्या होता है, नियोपेंटेन क्या होता है, जैसे ट्रिवियल नेम देखते हैं नियोपेंटेन का, जैसे CH3 सी CH3, ये 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ये इसका कॉमन नेम है, ट्रिवियल नेम है। मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन जब हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 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 CH2 वैलेंसी फ्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल, ये इसका नाम हो जाएगा, नियोपेंटाइल नाम हो जाएगा। एक वैलेंसी फ्री कर दी तो ये नियोपेंटाइल नाम बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये वैलेंसी फ्री करने पर मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, देखो क्या क्या याद रखना है, ये तो सिंपल हो गया, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल, है ना, हेक्साइल हेप्टाइल, ये तो नॉर्मल हो गए नाम। इसके अलावा आइसोप्रोपाइल नाम याद रखो, नॉर्मल एन प्रोपाइल तो ध्यान रह जाएगा, आइसोप्रोपाइल ध्यान रखो। इसके अलावा जो ब्यूटाइल है वो तो नॉर्मल हो गया। ब्यूटाइल में फिर ये आइसोब्यूटाइल बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा यूज होता है, आइसोब्यूटाइल हो गया। फिर पेंटाइल में एन पेंटाइल हो गया, आइसोपेंटाइल हो गया और नियो पेंटाइल हो गया। तो ये हमें ब्रांचों में यूज होने वाले जो नाम है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब ये नाम तो आ गए, अब इन नाम का यूज कैसे किया जाएगा, इस नाम का यूज कैसे किया जाएगा, तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का जो नामकरण करते हैं उसके भी रूल्स होते हैं। तो रूल्स फॉर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, सिंपल एल्केन वाले ले रहे हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ब्रांचेज है उनके रूल्स लिखते हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोई हाइड्रोकार्बन है उसमें ब्रांचेज वगैरह भी है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है। और पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करने का रूल क्या होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, जिसका साइज सबसे लॉन्गेस्ट हो, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो, वो क्या होगी, आपकी लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, तो पहला रूल होता है आइडेंटिफाई पेरेंट चेन, आइडेंटिफाई पेरेंट चेन। तो सबसे पहले पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना है, एंड ये होती कौन सी है, ये होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट चेन, इट इज द चेन which contain maximum number of carbons। तो ये वो चेन होती है जिसके पास सबसे अधिकतम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक तो हो गया सी 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 और सी, और यहाँ पे हो गया सी और ये सी। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल लिया। अब इस एग्जाम्पल में पेरेंट चेन कौन सी होगी, पहले ये आइडेंटिफाई करने का हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पेरेंट चेन क्या होती है, देखो, अब पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक तो पेरेंट चेन ले सकता हूँ, ये जैसे एक पेरेंट चेन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गया, 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 एक ये ले सकता हूँ। या फिर ले सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक एक पेरेंट चेन, या फिर यहाँ से यहाँ तक। तीन पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, देखो तीन पॉसिबिलिटीज है पेरेंट चेन लेने की। कौन कौन सी, जैसे एक तो हो गया, मैं इनमें अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ। जैसे एक चेन को यूज कर लिया, ये 1 2 3 4 5, एक तो हो गई पेरेंट चेन, ये मान लो एक चेन बनी, ये इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब एक हो गई, मान लो ये 1 2 3 4 5 6, एक ये हो सकती है। या फिर एक और क्या हो सकती है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एक ये हो सकती है 1, मैं इसमें कलर ले लेता हूं, ये ले लेते ब्राउन। तो एक तो गई ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5 और ये क्या हो गई 6। तो ये 6 कार्बन की हो गई। अब देखो ये भी 6 कार्बन की चेन है और ये भी क्या है 6 कार्बन की ही चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन 2 आ गई। तो अब ये तो आइडेंटिफाई नहीं, ये तो लेंगे ही नहीं पेरेंट चेन। अपन ये जो चेन है ये यहां से जो यहां तक बन रही है, इसमें तो कितने कार्बन है 5 ही है। इसमें कार्बन कितने हैं 5, ठीक है। लेकिन ये जो चेन बन रही है इसमें कितने 6 कार्बन है। ये जो चेन बन रही है यहां से लेके यहां तक की, इसमें कितने हैं 6 कार्बन है। और इसमें भी कितने हैं 6 कार्बन है, यहां से लेके यहां तक में भी, ठीक है। तो पेरेंट चेन किसको लिया जाए, तो किसको लेंगे पेरेंट चेन। देखो जो 6 कार्बन है उसमें से दोनों को ले सकते हैं। हालांकि एक रूल पढ़ेंगे अलग से कि जो ब्रांच को कम से कम अगर ब्रांच को नंबर मिल रहे हैं तो वैसे लेना चाहिए पेरेंट चेन। तो हम 6 कार्बन वाली को क्या ले लेंगे पेरेंट चेन ले लेंगे। या तो ये ले लो या फिर आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो और थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सी 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 सी, ठीक है। तो इसमें बताओ पेरेंट चेन कौन सी होगी। एक तो ये है, एक ये है। तो यहां पे देखो काउंटिंग करते हैं तो ये तो होती 1 2 3। लेकिन अगर इस पेरेंट चेन में काउंटिंग करूं मैं तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो पेरेंट चेन क्या है ये नहीं होगी, है ना, ये हो जाएगी ना, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमें लेनी होती है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन इसमें है ना सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि पेरेंट चेन कौन सी है। पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने का जो रूल है वो क्या हो गया, जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होती है वो पेरेंट चेन होती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब दूसरा देखो रूल क्या होता है, दूसरा रूल पढ़ते हैं, दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल जो होता है, सबसे पहले तो हमने पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने का काम कर लिया भाई, जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की जो चेन होती है वो पेरेंट चेन होती है। दूसरा रूल क्या होता है नंबरिंग। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ ना 1 2 3 4 ये, तो ये नंबरिंग क्यों कैसे करें, क्या कहीं से भी नंबरिंग शुरू करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए रूल क्या होता है कि numbering is done in such a way that branch chain gets minimum number। जो ब्रांच है ना, जैसे यहाँ पे ये ब्रांच लगी हुई है तो ये मिनिमम नंबर मिलने चाहिए ब्रांच को, है ना। तो रूल पहले लिखता हूं मैं कि द नंबरिंग ऑफ parent chain is done in such a way that branch chain get minimum number। हाँ कोई नहीं, हो तो जाएगा। यानी ब्रांच चेन जो है वो मिनिमम नंबर गेन करे, इस तरह से हमें ब्रांच नंबरिंग करनी है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ फटाफट, एग्जांपल के तौर पे जैसे 1 2 3 4 5, ये इसमें देखो नंबरिंग मैं 2 तरह से कर सकता हूँ। ये तो गई या तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करूंगा, या फिर क्या तरीका हो सकता है दूसरा, यहां से ले लूं 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग करता हूं तो इसको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो 2 मिल रहा है ना ब्रांच को। ये क्या है ब्रांच है ना। तो सही कौन सी होगी, ये वाली सही होगी और ये वाली ऊपर वाली गलत होगी, ठीक है। तो अपन आज के लिए इतना ही